हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज का जो ये वीडियो है ये प्राथमिक उपचार से संबंधित जो क्वेश्चंस है जो हॉस्पिटल अटेंडेंट में या एमटीएस की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है इसमें। पहला क्वेश्चन है, कार्डियोजोनिक शॉक में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आम है? तो इसमें से जितने भी ऑप्शंस दिए उसमें से फेफड़ों में जमाव यानी पल्मोनरी कंजक्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। शॉक में प्राथमिक उपचार क्या है? तो देखिए, आपके पास जो ऑप्शंस है उसको भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके ऑप्शंस जो है ना वो आपको जितने इजी इसमें दिए हुए होंगे वो शायद एग्ज़ाम में उतने इजी नहीं पूछे जाएंगे। आपको उसके मैचिंग के आंसर के इक्वली के ही जो ऑप्शंस है वो पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। शॉक में प्राथमिक उपचार क्या है? तो इसमें से जो फ्लूइड थेरेपी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कार्डियोजोनिक शॉक का कारण नहीं बनती है? तो अगर किसी भी तरह का संक्रमण है तो वो कार्डियोजोनिक स्थिति नहीं बनती है उसमें। शॉक में पीड़ित रोगी के इलाज के लिए प्राथमिक कदम क्या है? तो इसके लिए एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन यानी कि जो एबीसी है उसको स्थिर करना इसका प्राथमिक कदम है। एनाफाइलेटिक शॉक का प्राथमिक लक्षण कौन सा है? तो इसका जो पहला लक्षण है वो सांस लेने में कठिनाई होना। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में कार्डियक आउटपुट क्यों कम हो जाता है? तो रक्त प्रवाह में रुकावट के कारण जो है ये कम हो जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक के दौरान कौन सा संकेत सबसे पहले दिखाई देता है? तो इसमें जो है तेज दिल की धड़कन यानी कि टैचिकार्डिया हो जाता है। हिम्बलिक मैन्यूवर किस स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए? तो जब गर्भवती महिला में हो, शिशुओं में और बेहोश मरीज में, तो ये तीनों की स्थिति में जो है ये हिम्बलिक मैन्यूवर नहीं किया जाता है, इसलिए हम उपरोक्त सभी को इसमें चूज करेंगे। यदि रोगी बेहोश हो तो हिम्बलिक मैन्यूवर के स्थान पर क्या किया जाता है? तो इसके स्थान पर सीपीआर दिया जाता है। चॉकिंग के दौरान वायुमार्ग को खोलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए इंटुबेशन का उपयोग किया जाता है। चॉकिंग के गंभीर मामलों में सबसे अच्छा निदान क्या है? तो जो सबसे अच्छा निदान है जितने भी दिए हुए हैं उसमें से ब्रोंकोस्कोपी जो है वो सबसे अच्छा निदान है। वयस्कों में चॉकिंग के का सबसे या सामान्य कारण क्या है? तो ये मांस या भोजन का टुकड़ा फंस जाता है, इस वजह से होता है ये। चॉकिंग के दौरान एम्बुलेंस बुलाने से पहले प्राथमिक उपचार क्या है? तो इसके लिए हिम्बलिक मैन्यूवर करना प्राथमिक उपचार रहेगा। अगर शिशु चॉकिंग से पीड़ित हो तो प्राथमिक कदम क्या है? तो शिशु को उल्टा करके उसकी पीठ थपथपाना जो है वो प्राथमिक कदम होगा। चॉकिंग का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सांस लेने में कठिनाई होती है, उसी को कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति चॉकिंग से पीड़ित है और खांस सकता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को खांसने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चॉकिंग के गंभीर मामलों में त्वचा किस रंग की हो जाती है? तो चॉकिंग के दौरान जो है गंभीर अगर मामले हो जाते हैं चॉकिंग के तो उस समय त्वचा नीले रंग की हो जाती है, इसमें हम ऑप्शन सी को चूज करेंगे। हाइपोथर्मिया किस प्रकार के शॉक में आमतौर पर कहा जाता है? तो ये जो है ये न्यूरोजेनिक शॉक होता है उसमें कहा जाता है ये। शॉक में बुनियादी रूप से किस चीज़ की कमी होती है? तो इसमें ऑक्सीजन के वितरण की कमी होती है। चॉकिंग में गले में रुकावट के कारण आवाज़ क्यों बदल जाती है? तो ये स्वर यंत्र पर दबाव पड़ता है जिसके कारण जो है वो आवाज़ बदल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत चॉकिंग का नहीं है? तो उल्टी होना जो है वो चॉकिंग का संकेत नहीं है। इसके बजाय जो आपसे ना क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि चॉकिंग का कौन सा संकेत है, तो ये बाकी के जो है ऑप्शंस भी ध्यान में रखना है आपको। शॉक के दौरान ऑक्सीजन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखना। अस्पताल में सबसे आम प्रकार का शॉक कौन सा है? जो सेप्टिक शॉक होता है वो बहुत ही आम प्रकार का शॉक होता है।
अस्पताल में सेप्टिक शॉक का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका है बैक्टीरियल संक्रमण। न्यूरोजेनिक शॉक का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका आंसर है धीमा हृदय गति। कार्डियोजेनिक शॉक का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है दिल का दौरा पड़ना या दिल का दौरा। हाइपोवोलेमिक शॉक में सबसे महत्वपूर्ण नैदानिक संकेत कौन सा है? तो इसमें जो रक्तचाप की कमी है वो महत्वपूर्ण संकेत है। दम घुटने के दौरान मस्तिष्क को अधिक नुकसान क्यों होता है? इसका आंसर है ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही रहेगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति दम घुटने का कारण बन सकता है? तो श्वसन पथ में अगर कोई रुकावट होती है तो भी दम घुटता है। सख्त वस्तु के द्वारा गले में दबाव होता है तब भी ऐसा होता है, और धूम्रपान करने से भी होता है। तो उपरोक्त सभी जो है वो सही आंसर है। दम घुटने का पहला लक्षण क्या होता है? तो सांस की कमी होना या सांस की कमी। लैरेंशियल एडिमा के कारण दम घुटने का प्राथमिक उपचार क्या है? तो ये स्टेरॉइड। दम घुटने के कारण ऑक्सीजन देने की सही दर क्या होती है? तो ये 10 से 15 लीटर ऑक्सीजन मिनट रहेगा इसमें आंसर। अगर व्यक्ति बेहोश हो और सांस न ले रहा हो तो प्राथमिक उपचार क्या है? तो ऐसी स्थिति में सीपीआर देना चाहिए। वयस्कों में दम घुटने को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक तो धीरे धीरे खाना, शराब के सेवन से बचना और बातें करते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये तीनों ही सही आंसर है। दम घुटने से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति कौन सी है? तो बैठकर खाना जो है वो सही आंसर है। साइलेंट चॉकिंग की पहचान कैसे की जाती है? तो खांसी के बिना घुटन महसूस होना, ये साइलेंट चॉकिंग होता है। डूबने के दौरान दम घुटने का मुख्य कारण क्या है? तो वायु मार्ग में पानी भर जाता है जिस वजह से दम घुटता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से दम घुटने का क्या कारण है? तो इसमें हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से न जुड़ना जो है मुख्य कारण है। बच्चों में दम घुटने का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौनों के टुकड़ों को ज़्यादातर निगल लेते हैं जिस वजह से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है यहाँ। दम घुटने के दौरान सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो ये वायु मार्ग को खोलना जो है वो प्राथमिकता रहेगी इसमें। हिमलिक मैन्युअर का उपयोग कब किया जाता है? तो जब वायु मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो। बेहोश व्यक्ति में दम घुटने का इलाज कैसे किया जाता है? तो सिर झुकाकर थोड़ी को उठाना। चॉकिंग के दौरान सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो इसमें हेमलिक मैन्युअर करना जो है वो पहला कदम होगा। बेहोश व्यक्ति में वायु मार्ग को खोलने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? तो सिर झुकाना और थोड़ी उठाना। सीपीआर में हर 30 छाती दबाने के बाद कितनी बार दबाव देना चाहिए? तो ये जो है वो 2 बार रहेगा। बच्चों को चॉकिंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उनके खाने के टुकड़े को छोटे छोटे करने चाहिए और छोटे एकदम जो छोटे खिलौने रहते हैं उनसे दूर रखना चाहिए, और खाने के दौरान ध्यान देना चाहिए। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये सब जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। वयस्कों में चॉकिंग को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो धीरे धीरे खाना, बातें करते हुए नहीं खाना और छोटे टुकड़ों में खाना, ये जो है वो सारे ही सही आंसर है। चॉकिंग में सीपीआर कब विफल माना जाता है? तो जब रुकावट दूर नहीं होती है तो वो सीपीआर जो है विफल माना जाता है। एनाफाइलेटिक रिएक्शन में वायु मार्ग को कैसे खोलना पड़ता है? तो एपिनेफ्रिन इंजेक्शन के द्वारा ये खोला जाता है। तो ये बी ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में साइलेंट चॉकिंग की पहचान करना मुश्किल होता है? तो बेहोशी की अवस्था में पहचान करना मुश्किल है। श्वास नली में ठोस वस्तु फंसी हो और व्यक्ति बेहोश हो जाए तो प्राथमिक कदम क्या होना चाहिए? तो सीपीआर जो है वो प्राथमिक कदम है। ब्रोंकोस्कोपी का उपयोग चॉकिंग में कैसे किया जाता है? तो वायु मार्ग से रुकावट हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बच्चों के वायुमार्ग को साफ करने के लिए उपयोग की जाती है? तो पीठ थपथपाना और छाती दबाना जो है वो करेक्ट आंसर है। वायुमार्ग अवरोध की पहचान के लिए कौन सी जांच सबसे उपयोगी है? तो ये जो है ये ब्रोंकोस्कोपी होगा इसमें। चॉकिंग से बचाने के लिए ट्रैकियोस्टोमी का उपयोग कब किया जाता है? तो वायुमार्ग में अगर स्थायी अवरोध के दौरान इसका उपयोग होता है। चॉकिंग में फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वायुमार्ग से रुकावट हटाने के लिए किया जाता है। गंभीर चॉकिंग में सर्जिकल वायुमार्ग प्रबंधन में क्या प्राथमिकता होती है? तो इसमें जो है वो ट्रॉकियोस्टोमी जो है वो लगाया जाता है। ऑब्स्टेरिक स्लीप एपनिया के दौरान चॉकिंग क्यों होती है? तो गले में ऊतकों का ढीलापन हो जाता है। लैरेंजियल एडिमा के कारण होने वाली चॉकिंग का उपचार क्या है? तो इसमें जो है वो कार्टियोकोस्टेरॉइड्स जो है वो आंसर हो जाएगा। अगर व्यक्ति चॉकिंग के दौरान बेहोश हो जाए तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो सीपीआर दिया जाता है। चॉकिंग के दौरान सबसे प्राथमिक कदम क्या है? तो वायुमार्ग को खोलना ही इसका प्राथमिक कदम रहता है। तो ये जो है वो 61 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको जो है अगर आप हॉस्पिटल अटेंडेंट का या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ का पेपर दे रहे हैं तो ये आपके लिए उपयोगी है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप काफ़ी दिनों से ये वीडियो की जो है मांग कर रहे थे, तो मैं आपके साथ में ये जो क्वेश्चन है वो शेयर की हूँ, आपको पसंद आए होंगे और भी जो है क्वेश्चंस आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप तक और भी चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।